अगर सरकार बिना मांगे कुछ दे देती, अपने स्तर पर अच्छा काम करती, किसी वर्ग में भेद नहीं होता, आपस में लड़ाई नहीं होती, सबको समानता का अधिकार मिलता, तो फिर किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। नरेशन तो ये सेट किया जा रहा है कि आप आरक्षण छीन लेंगे, आप मतलब अगर आरक्षण चला गया तो फिर दबंगइयाँ चालू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ हरिओम वैष्णव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस हम शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो करणी सेना परिवार के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो 8 जनवरी को जो रैली होने वाली है उसका सारा काम आप संभाल रहे हैं। टीम जीवन सिंह शेरपुर के एक चहेते मेहमान आज हमारे स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र सिंह झाला का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में। जय माता दी साहब। जय माता दी। बिना किसी औपचारिकता के पहला सवाल तो ये है कि 8 जनवरी की जो रैली आप कर रहे हैं, या यूँ कहें कि एक जो जन आंदोलन आपने छेड़ा है, उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, 8 जनवरी का जो जन आंदोलन है उसकी तैयारियां तो जब इसकी घोषणा की थी उसका पहले से ही चल रही थी, लेकिन 6 महीने पहले जब हमने 8 जनवरी की तारीख की घोषणा की तो तारीख की घोषणा के साथ साथ ही सभी युवाओं ने इसको हाथों हाथ लिया। और जीवन सिंह जी लगातार पूरे प्रदेश में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, और स्वाभिमान यात्रा के साथ जहाँ स्वाभिमान यात्रा पहुँच रही है, बहुत से गाँवों तक जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो गाँव के हैं, मंडल के हैं, वो लोग जन जागृति यात्रा अपने स्तर पर निकाल रहे हैं। और तैयारियों के लिए बोले तो भोपाल में तो सिर्फ टेंट वगैरह की और सभा की व्यवस्था हम लोगों को करना है, वहाँ का ट्रैफिक हम लोगों को संभालना है, और जहाँ जम्बूरी मैदान है वहाँ की तैयारी हम लोगों को करना है। लेकिन उसके पहले वहाँ लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए जो हमारे करणी सेना परिवार के सदस्य हैं, चाहे वह किसी भी समाज के हो, वो लोग लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत का अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते कि किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए ऐसा जुनून, कोई पैदल नंगे पैर पैदल चल रहा है, 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्राएं कर रहा है, किसी ने 3-3 जिलों की यात्राएं की है, कोई भूखा रहकर काम कर रहा है। तो सभी लोग एक मन से, एक ताकत के साथ इस कार्यक्रम को लेकर गंभीर है और सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। 8 जनवरी 2023 ही क्यों चुना? क्या कुछ विशेष है इस तारीख में, या पहले से डिसाइड था कि जैसे आपने रतलाम में रैली की, उज्जैन में रैली की, इंदौर में रैली की, तो ये पहले से निर्णय था कि 8 जनवरी ही चुना जाए? नहीं, हमें भोपाल कार्यक्रम करना है ये पहले से तय था, किस दिन करना है ये तय नहीं था। चूँकि हमारी जो कोर कमेटी है, करणी सेना परिवार के जो सदस्य, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं और एक अच्छी तारीख निकालते हैं। अच्छी तारीख से ऐसा है कि जो जनता हम लोगों से जुड़ी हुई है, उनको काम किस स्तर का होता है, कृषक लोग हमसे लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो किसी की एग्ज़ाम ना हो, किसी की बोनी का काम ना हो, शादी ब्याह ना हो, तो सभी चीज़ें ढूंढ कर हम तारीख निकालते हैं। और किस्मत से हमें 8 जनवरी मिली, तो नए साल का शुरुआत भी है और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी सरकार और प्रशासन में जाएगा कि लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और लड़ना जानते हैं। 2023 का शुरुआत चुनी आपने, आखिरी में भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये व्यवस्था की गई है, यानी कि चुनाव को मद्देनजर रख करके आपने ये योजना बनाई है? नहीं, चुनाव के मद्देनजर हमारी कोई योजना नहीं बनती है। देखिए, चुनाव 5 साल में होते ही हैं, बीच में लोकसभा भी आता है, ग्राम पंचायत के चुनाव भी रहते हैं। 2018 में हमने जब उज्जैन कार्यक्रम करा था, वो चुनाव के जस्ट पहले था। उसके बाद 2019 में हमने कांग्रेस सरकार में इंदौर में कार्यक्रम करा, और उसके बाद आपको ही पता है कि 2021 में हमारा पूरा देश कोरोना से जूझा, और उसमें हम लोग कोई आयोजन संभव ही नहीं था कि हम लोग करें। हम लोगों ने जो अपने स्तर पर सेवाएं बनी, हमारे लोगों ने सेवाएं निरंतर करी, चाहे सिलेंडर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ब्लड भी हम लोगों ने उस समय दिया है, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। उसके बाद बचा 2022 का समय था, तो चूँकि 22 के समय में भी हमें ऐसी तारीख नहीं मिल पा रही थी कि हम कैसे कार्यक्रम करें। चूँकि बड़ा कार्यक्रम है तो समय भी चाहिए था, तो फिर हम लोगों ने 8 जनवरी 2023 चुनी। चुनाव में 1 साल है पूरा, लेकिन सरकार तो देखो डरती ही है जब 25 लाख लोग, 20 लाख लोग का अनुमान हम लोग कर रहे हैं, और वो भी नेतृत्व क्षमता वाले लोग, राजपूत कम्युनिटी जिनका नेतृत्व करेगी, तो सरकार के मन में डर भी रहता है। तो मीडिया भी जोड़ देता है चुनाव से, नेता लोग भी चुनाव से जोड़ देते हैं, लेकिन हमारे लिए चुनाव मायने नहीं रखता। हमारे लिए हमारी मांगे मायने रखती है, और वो हमेशा हम लोग लड़ते हैं। तो सोशल मीडिया में और तमाम जगह लोकवाद में भी ये बात आ रही है कि आप सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखिए यार, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कौन करेगा? सरकार। और सरकार में जो बैठे हैं वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए है, हमारे अधिकारों को पूरा करने के लिए है। हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको ही पूरा करना पड़ेगा ना। तो स्वाभाविक रूप से हम सरकार के पास ही जाएंगे।
अगर सरकार बिना मांगे कुछ दे देती, अपने स्तर पर अच्छा काम करती, किसी वर्ग में भेद नहीं होता, आपस में लड़ाई नहीं होती, सबको समानता का अधिकार मिलता, तो फिर किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब चूंकि सरकार ने हमें नहीं दिया, सब लोग परेशान हैं, आज कोई विपक्ष कमज़ोर है, कोई मांगे उठाने वाला नहीं है, तो फिर हम लोगों ने जिम्मा उठाया है और सभी लोगों की मांग करके हम भोपाल पहुंच रहे हैं। अब सरकार डरे, दबे, झुके, ये सरकार के ऊपर निर्भर है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कितने लगभग संगठन हैं आपके साथ? फिलहाल 100 से ज़्यादा संगठन हमारे साथ में है, जिसमें राजपूत समाज के संगठन तो है ही, ब्राह्मण समाज भी है, सामान्य वर्ग के अन्य संगठन भी बहुत सारे हमारे साथ में, जैसे परशुराम सेना हमारे साथ है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, पाटीदार समाज के जो लोग हैं वो भी साथ हैं, आंजना समाज के लोग साथ में हैं, जैन समाज के लोग साथ में हैं, जो क्या बोलते हैं उनको माहेश्वरी लोग हमारे साथ में हैं, इवन मुस्लिम कम्युनिटी भी हमारे साथ में है जो हमारे मुद्दों से सहमत है, जो SC ST के लोग हैं, बस संगठन का तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे मुद्दों से सहमत है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो SC और ST से आते हैं, वो लोग भी हमारी मांगों को साथ वहाँ भोपाल में उपस्थित होंगे, क्योंकि वो सहमत है, क्योंकि हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं और किसी का अधिकार छीनना हम लोग नहीं चाहते, उनके अधिकारों की रक्षा भी कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो लोग भी हमारे साथ है। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार इतने संगठन एक साथ एक परिवार के रूप में, करणी सेना परिवार के रूप में टीम जीवन सिंह जी शेरपुर के साथ में इकट्ठे होंगे, जो अपने आप में देखने लायक होगा। एक वर्ग ऐसा भी है जो आपके खिलाफ है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ एक नरेशन सेट कर रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इससे प्रभावित होगा आपका आंदोलन? मेरे ख्याल से हम लोग जितना काम करते हैं उसमें कोई वर्ग हमारे खिलाफ नहीं है, उस वर्ग के कुछ कतिपय लोग जो उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के लिए राजनीति करते हैं, राजनीतिक रूप से उनका उपयोग करते हैं, वही लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जैसे स्वाभाविक रूप से देखिए कि साहब लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण छीनना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब भी यही है कि हम लोग आरक्षण छीनना चाहते हैं। भाई हम उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तुम्हारे लोग IAS बन गए, IPS बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो कम से कम वो लोग तो आरक्षण छोड़ दें। आज गांव में रहने वाला पर्टिकुलर रामलाल, श्यामलाल, तो वही मजदूरी कर रहा है, वही काम कर रहा है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सब पहले उसको मिले, न कि तुम्हारे बच्चों को मिले जो ऑलरेडी नौकरी में है। नहीं, तो नरेशन तो ये सेट किया जा रहा है कि आप आरक्षण छीन लेंगे, आप मतलब अगर आरक्षण चला गया तो फिर दबंगइयाँ चालू हो जाएगी और एक जो तमाम मतलब आपको फिर से दबाया जाएगा, तो उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? उन लोगों को कैसे उसको समझाएंगे कैसे आप? देखो होता क्या है कि नरेशन वो भले कुछ सेट करे, लेकिन बाबा साहब ने जो करा था कि 10 साल के लिए आरक्षण जो लागू करा, उनका मकसद क्या था कि सब जो नीचे स्तर का लोग हैं आपसी समरसता बढ़े, लोगों में ये चीज़ हो कि ऊंच नीच का जो भाव है वो खत्म हो जाए। आप सीधे सिंपल एक बताइए कि एक SC ST का विधायक या SC ST का सांसद, कोई अधिकारी अगर किसी सामान्य व्यक्ति के घर जाता है तो क्या उसके साथ आदर भाव से पेश नहीं आता? क्या उसकी शादी ब्याह में हम लोग नहीं जाते? क्या वो हमारे घर खाना नहीं खाता? खाता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, सब चीज़ करता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है कि जो नीचे जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उनको भड़काने का काम करते हैं। ये लोग तो बाकायदा सब लोगों में बैठ रहे हैं, सब लोगों से बातचीत करते हैं, सब ये नहीं चाहते कि जो इनके नीचे के लोग हैं उन तक आरक्षण पहुंचे और वो ऊपर पहुंचे। अगर जिस दिन वो ऊपर पहुंच गए, इनकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। इनका जो एक तरफा राज है आरक्षण पर, आप इसका रिसर्च करना, आपको मिलेगा कि एक पर्टिकुलर जो परिवार है, ये जो आरोप लगाते हैं ना सब राजशाही चलती आ रही है, लोकतंत्र में नेता का बेटा नेता बनता है, ऐसा ही आरक्षण के क्षेत्र में है। आरक्षण के क्षेत्र में जो परिवार आरक्षण से आगे बढ़ चुका है, वही परिवार लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा है। और मैं तो आप ये कहूँगा कि एक और चीज़ आप पढ़ना, आप पूछना है लोगों से कि सामान्य जाति से कितनी जातियों को निकालकर आपने पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, पिछड़ा वर्ग से कितनी जातियों को निकालकर आपने SC ST में डाल दिया। क्या आपने कभी किसी एक ऐसी जाति बता दे जिसका उद्धार करके, आरक्षण से उसका फायदा करके उसको पिछड़ा वर्ग में ले आए, पिछड़ा वर्ग वाले को सामान्य वर्ग में ले आए? कभी नहीं लाएंगे ये लोग। ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और इनके समाज के जो लीडर हैं वो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए आपसी लड़ाने का काम करते हैं। करणी सेना परिवार सर्वहित का काम करता है, समाज हित का काम करते हैं। बल्कि हमारे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि साहब आर्थिक, कई ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग बोले यार आर्थिक आधार आरक्षण से ऐसा होगा कि अपने लोगों को नहीं मिलेगा।
पहले तो उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो साहब हम यही तो समझाने चाह रहे हैं कि सबसे गरीब कौन, SC ST का व्यक्ति, ठीक है। हम क्या मांग रहे हैं कि जो सबसे गरीब है पहले उसे आरक्षण का लाभ दो। तो साहब पहले हम मांग ही तुम्हारे लिए रहे हैं और तुम तुम्हारे नेताओं के चक्कर में सिर्फ विरोधाभास खड़ा कर रहे हो, लेकिन लोग समझ चुके हैं और इस आंदोलन को लेकर तो विशेष तौर पर समझ चुके हैं। इसलिए SC ST दोनों वर्गों का समर्थन हर बार से बहुत ज्यादा हम लोगों को मिला है और जिसके परिणाम भी आप लोगों को शीघ्र देखने को मिलेंगे। करणी सेना परिवार अपने आप में कितना बड़ा परिवार हो गया है जो किसी जाति का नेतृत्व नहीं कर रहा है, वो सर्व समाज का नेतृत्व कर रहा है। और ये राजनीतिक पार्टियों को भी समझना पड़ेगा और जो इन लोगों का लीडरशिप करते हैं उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि करणी सेना परिवार को हमको साधना पड़ेगा और उनकी जो जायज मांगे हैं उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप अगले चुनाव में थर्ड फ्रंट बनने वाले हैं। देखिए, जब विपक्ष कमजोर होगा, सत्ता पक्ष कमजोर होगा, लोगों की सुनेगा नहीं, तो जो आज का जो हमारा परिवार है करणी सेना परिवार, लोग इसको भलीभांति जानते हैं कि हम कितने समय से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। आज की परिस्थिति में हम देखें तो चाहे वो शिक्षकों की मांग हो, जैसे अतिथि शिक्षकों की मांग हो, अतिथि महानुभवों की मांग हो, स्वास्थ्य कर्मियों की मांग हो, ग्राम जो रोजगार सहायक है उनकी मांग हो, बेरोजगारों की मांग हो, जो पेंशनर्स है उनकी मांग हो, किसानों की मांग हो, महंगाई से संबंधित मांग हो, स्कूलों, सरकारी स्कूलों के सुधार की मांग हो, तो ये लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो करणी सेना परिवार से ये चाहते हैं कि हम उनकी मांग उठाएं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि साहब विपक्ष कमज़ोर है, हमारी मांगे नहीं उठा रहा है, सत्ता पक्ष हमारी सुन नहीं रहा है, तो हो सकता है करणी सेना परिवार जिससे हम अपनी मांगे मनवा सकते हैं, जो ताकत का उठा सकता है, तो एक अच्छा विकल्प आने वाले समय में साबित हो। लेकिन हमने अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं किया है। जीवन सिंह जी ने भी कहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग अगर हमारी मांगों से सहमत होते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, तो हमें कोई किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चीज़ें पूर्ति नहीं होती है, मनमाफिक चीज़ें नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता की मांग पर जो निर्णय लेना पड़ता है और जो निर्णय जनता करती है तो फिर उसमें हमारा कोई अपना रोल नहीं होता है, क्योंकि हम तो जनता के साथ चलते हैं, जनता के कहने पर ही काम करते हैं। आप भोपाल का जो पूरा आयोजन है जी, उसके यूं कहूं कि एक तरह से हेड है, तो क्या है वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आपने क्या मंथन किया है अब तक? बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे और विशेषकर करणी सेना के बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी योजनाएं किस तरह से, चूंकि आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैं एक तो हेड नहीं हूँ, चूंकि हमारा परिवार है तो इस परिवार में हम लोग जीवन सिंह जी को ही मुखिया मानते हैं। उसके अतिरिक्त सभी हम लोग भाईचारे से काम करते हैं। चूँकि भोपाल का कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है, यूँ बोले कि प्रसन्नता का विषय भी है और एक इम्तिहान भी, हमारी परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि अभी तक जितने आयोजन हमने किए हैं वो जिलों में किए हैं। छोटे कार्यक्रम तो छोटे नहीं थे, 10-15 लाख लोग आए थे, लेकिन छोटी जगहों पर किए हैं। चूँकि राजधानी भोपाल है तो वहाँ का मैनेजमेंट हम लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा, इसीलिए हमने जम्बूरी मैदान चुना है। जो लोग बताते कि शायद 700 एकड़ के आसपास, मतलब 1400 बीघा का उसका एरिया है। तो हम लोगों ने पहले दिन ये सोच लिया था कि साहब माँ करणी के आशीर्वाद से लोग भरपूर आते हैं, समर्थन भी देते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने मैदान ही ऐसा चुना है कि वहाँ सारे पार्किंग व्यवस्था भी हो जाए, लोगों की बैठने की व्यवस्था भी हो जाए। आपको ये भी पता है कि करणी सेना परिवार में मंच तो होता नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए हम मंच का उपयोग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भोपाल में भी वही होगा। ट्रैफिक के लिए जो है हमने वहाँ के नक्शे तैयार करे हैं कि किस रोड से आने वाला व्यक्ति किस तरीके से ग्राउंड तक पहुँचेगा। उसके लिए हमारा रोड मैप है, हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जो लगातार हर रैलियों में सेवाएं देते हैं, वो लोग चौराहों पर उपस्थित रहेंगे और लोग आसानी से, मतलब ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे। और बाकी जो तैयारियाँ हैं कार्यक्रम को सफल बनाने की, वो भोपाल टीम तो कर ही रही है और मैं कहूँगा तो भोपाल तो मेजबान है, तो मेजबानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोग, जो लोकल के लोग हैं, वो अपने अपने स्तर पर सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों की तरफ से अलग से हम किसी को भोजन देते नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार एक नॉर्मल परिवार है, तो खर्चा करने की हमारी किसी की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो भोपाल में कई संस्थाओं से हमें ऑफर भी आए हैं, बताया भी कि सब हम लोग भोजन की व्यवस्था कर देंगे, कोई बोल रहा है कि हम स्कूलों में रहने की व्यवस्था कर देंगे, कॉलेजेस में कर देंगे। तो पूरा जो रोड है भोपाल रोड, अलग अलग रोड से जहाँ आएंगे सभी लोग अपने अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है और माँ करणी के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ऐसी कोई कमी वहाँ नहीं होगी। जितने भी हमारे भाई वहाँ उपस्थित होंगे, बहनें वहाँ उपस्थित होगी, सबका ध्यान रखा जाएगा और सब सुविधा अनुसार हमारी मांगों को रखा जाएगा।
मैं वही मेरा अगला प्रश्न था कि महिला विंग के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपकी रैलियों में क्षत्रियाणियां भी आ रही है, ब्राह्मण परिवार की महिलाएं आएगी, जो तमाम आपने संगठन गिनाए सभी की महिलाएं अगर उसमें आती है तो उनकी क्या विशेष व्यवस्था रहेगी, क्योंकि वो एक मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। जी, हमने वहाँ क्या ब्लॉक बनाए हुए हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग ब्लॉक है। चूँकि राजपूतों में अनुशासन और संस्कार पहले से जन्म से हमारे पास होता है, तो उसका पालन करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते हुए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या SC/ST वर्ग के हो, क्षत्रियाँ तो रहेगी सही, तो सभी लोगों को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। महिला विंग पूरी ताकत के साथ वहाँ रहेगी और एक ब्लॉक जो रहेगा उस ब्लॉक में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, तो बाकी जो अन्य जनता है वो रहेंगे ही सही। तो किसी को कोई तकलीफ वहाँ होने वाली नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ उपस्थित रहेंगे, कोई मेहमान नहीं है। तो जैसे पहले रैलियों में आपने स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के प्रमुख है, जिलाधीश है, उनको अपनी रैलियों में बुला करके ज्ञापन देने की व्यवस्था की थी और उनको आमंत्रित भी किया था, तो ऐसी कोई वहाँ व्यवस्था होगी आपके लिए? देखिए, भोपाल राजधानी है और राजधानी में भी हम कलेक्टर साहब या SP साहब को बुलाएंगे तो वो जनता के साथ न्याय नहीं होगा और करणी सेना परिवार के साथ भी न्याय नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद है और हमारी जो मांगे हैं उनका पूरा करने का दायित्व भी उनका है और अधिकार भी उनका है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी मांगों से सहमत है और वो अगर समझती है कि हमारी पीड़ा सही है तो खुद मुखिया को वहाँ आना चाहिए और मुखिया आकर वहाँ मांगों का समर्थन करे, पूरी करे, तो निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए वो प्रसन्नता का विषय होगा। तो आपको लगता है वो आएंगे? देखिए, सोचने में क्या जाता है, और मेरे ख्याल से जो सूचना है उन लोगों को मिल रही है तो आना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता की अगर कुछ समस्या है, कुछ मांगे हैं, तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो उस जगह पहुंचे। जैसे भी वो किसान सम्मेलन में भी पहुंचे हैं, इससे पहले भी कई आयोजनों में पहुंचे हैं। हम तो चाहते हैं वो आए और जो हमारी 21 सूत्री मांगे हैं, जो सर्वसम्मति से जो मांगे पूरी हो सकती है, उनको त्वरित पूरी करें और जनता को संदेश दे कि हम किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सबका सर्वहित चाहते हैं और सबके लिए खड़े हैं। आपकी तरफ से कोई ऑफिशियली सूचना या उनको आमंत्रण दिया गया है कि हम आपके प्रदेश में, आपके राजधानी में आ रहे हैं, तो ऑफिशियली तो हमने परमिशन के लिए लगाया है। जी जी, ठीक है, और हम लोग ने आमंत्रित सभी को कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में आमंत्रित है और मेरे ख्याल से प्रदेश के मुखिया को इतना तो भान होना ही चाहिए कि उसके प्रदेश में क्या घट रहा है, और अगर 20 से 25 लाख लोग भोपाल की धरती पर पहुंच रहे हैं तो उनके संज्ञान में होना चाहिए। अगर उनके संज्ञान में नहीं है और या उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, साइड लाइन करना चाहते हैं, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रशासनिक रूप से जो IB है, जो CID है, मेरे ख्याल से उनको जानकारी मिल चुकी होगी, और नहीं मिली होगी तो समय रहते दे दे तो लोग अच्छा है। देश में, मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में भी कई सारे आंदोलन हुए आरक्षण को लेकर के, विशेषकर आपने देखा भी होगा, गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ, तमाम जगह हुआ है, लेकिन वो आंदोलन सिर्फ आंदोलन या रैली बन करके रह गए, बाद में उसका कोई इफेक्ट आया नहीं। आप सतत आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है कि भविष्य में इसका परिवेश बदलेगा? जी, देखिए, हम लोग ने इस बार जो हमारे आंदोलन का तरीका है, हम लोग लोगों को भोपाल आमंत्रित जरूर कर रहे हैं जी, लेकिन हम एक बात और कह रहे हैं, आप हमारी 21 सूत्री मांगों को पढ़ो, उन मांगों को समझो, और अगर आपको वो मांगे सही लगती है, आप उनका समर्थन करते हैं, तो ही आप भोपाल पहुंचो। भोपाल 8 जनवरी एक दिन का आंदोलन है, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिर्फ 8 जनवरी तक ये आंदोलन सीमित हो जाए। हम चाहते हैं कि 8 जनवरी के पहले जिस ताकत के साथ ये आंदोलन चल रहा है, 8 जनवरी के बाद भी ये आंदोलन लगातार चले। एक जो क्रांति की ज्वाला जीवन सिंह जी ने लोगों के मन में पैदा की है, वो ज्वाला बढ़ती रहे, और तब तक बढ़ती रहे जब तक वो मांगे पूरी नहीं हो जाए। जैसे आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि साहब, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप ही के लोग IAS IPS विधायक बनने के बाद इस आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं, और आप लोग जो गाँव में हैं इस आरक्षण से वंचित है, तो ये व्यवस्था तो वैसे भी गड़बड़ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो अपना आरक्षण छोड़ दें और नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, आर्थिक रूप से मिले, ताकि वो भी उनका जीवन स्तर सुधरे। अब दिल्ली जाने की क्या तैयारियां है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि भोपाल में ही हमारी मांगे पूरी हो जाए। सोचा है दिल्ली जाने का? हाँ, हम तो बोलते हैं, बहुत सारा नारा भी दिया है कि भोपाल तो भी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। और मतलब कहीं ना कहीं प्लान है? हाँ, मध्य प्रदेश से आवाज उठती है, मानस है कि दिल्ली जाना है। देखिए, मध्य प्रदेश से जो आवाज उठती है निश्चित ही वो लंबी जाती है,
और आप ये देखेंगे कि सब ये जो आवाज़ मध्य प्रदेश से उठी है ये अन्य राज्यों तक भी पहुंची है। बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके मन में भी उत्साह है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब ये भोपाल में हो रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में ये दिल्ली भी हो और उसका नेतृत्व भी करणी सेना परिवार करे, क्योंकि एक स्वाभिमान, ईमानदारी और अब तक का जो कार्यकाल रहा है जीवन सिंह जी का या उनकी जो टीम है, तो नीचे से लगाकर ऊपर तक के जितने लोग हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी से काम करा है, न समझौतों को कभी महत्व दिया। पहले पॉइंट जो हमारा हमेशा रहा है कि जो हमारी मांगे हैं आप उनको सुनो, उनको पूरा करो, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो भोपाल में पहुंच ही रहे हैं और भोपाल में सुन ले तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी मांगे दिल्ली से भी रिलेटेड है, तो दिल्ली को भी जगा देंगे। वैसे भी दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के अधीन रही है और पृथ्वीराज चौहान पूरा साम्राज्य रहा है, तो उन्हीं के हम लोग वंशज हैं, उन्हीं के लोग हैं, तो दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तब ये माना जाए कि दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, पहले भोपाल, और भोपाल ही समझ जाए तो अच्छा है। दिल्ली का खर्चा भी ज़्यादा है, तो दिल्ली हम लोग पहुंचेंगे उससे पहले सरकार सुन ले, लोगों की, गरीबों की सुन ले आवाज़, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। राजस्थान की क्या स्थिति है इस आंदोलन को लेकर के? देखिए, मेरा जो पीढ़ियाँ है, पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग कम से कम राजस्थान से संपर्क में है। मैं काफ़ी टाइम से मध्य प्रदेश में हूँ, मेरी पीढ़ियाँ मध्य प्रदेश से ही है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ से ताकत के साथ लोग आएंगे, और सिर्फ इसलिए आएंगे कि पूरे देश में मध्य प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति है, जीवन सिंह शेरपुर, जो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है और अपने स्वाभिमान को समाज के स्वाभिमान के साथ, सर्व समाज के स्वाभिमान के साथ जोड़कर उनकी रक्षा के लिए लड़ रहा है। तो सब ऐसी परिस्थिति में तो उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और वो लोग आ रहे हैं आगे रहकर। हम लोगों ने इन्वाइट नहीं किया, लेकिन वो खुद पढ़ के, सुन के सम्मिलित हो रहे हैं कि साहब हमें उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, तो आएंगे, सभी राज्यों से लोग आए हैं। बेरोजगारी को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में बेरोजगार संगठन भी बना हुआ है, हम लोगों को सुनने में आया था, उसमें सभी समाज के लोग हैं। वो पीड़ित है, वो जब आंदोलन करने जाते हैं तो उन्हें FIR का डर बता के रोक दिया जाता है, और वाकई में एक बेरोजगार हमने देखा है, वो तो आम है, वो तो हमने सभी राज्यों में देखा है। डरते हैं बोलने में। तो हम लोगों ने एक चीज इसमें एक मांग की है बेरोजगारों के हित में, कि मध्य प्रदेश में एक भर्ती आयोग बने या भर्ती कानून बने जी। उसके पीछे हमारी मंशा क्या है कि साहब प्रदेश के मुखिया आके बोल देते हैं कि साहब इस साल इस विभाग के अंदर 1 लाख या 51,000 भर्ती की जाएगी, लेकिन भर्तियां होती नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो घोषणा हो वो घोषणा यथावत लागू हो, मतलब जितना वो बोले उतने पदों की घोषणा होने के बाद उसका क्या बोलते क्रियान्वयन हो। इसलिए हम लोगों ने भर्ती आयोग की मांग की है कि पीठ पीछे आप कुछ नहीं कर सको, जो बोलोगे सच्चाई के साथ बोलना पड़ेगा, और जैसे आपने जो पद दिए हैं उन पदों को भरना पड़ेगा। ये भर्ती आयोग की मांग की है। साथ ही हम लोगों ने मांग की है कि सब बेरोजगारों के हित में और भी चीज़ें हैं, जैसे UPSC, पटवारी, पुलिस, ऐसी कई भर्तियां हैं जो लोग लगातार रुके हुए थे कि साहब आप हमें भर्ती करने के लिए लगातार पढ़ाई कर रहे थे, कोरोना के कारण 2 साल वो पढ़ नहीं पाए, तो उन लोगों की उम्र भी निकल गई थी। देखो, ये सच्चाई है कि कोरोना में पूरा देश परेशान था, लेकिन किसी व्यक्ति की उम्र नहीं रुकी। जी, उम्र रुकती है क्या? लेकिन हमारी जो सरकारी नौकरियां है उसमें एज लिमिट होती है। तो साहब 3 साल आपने भर्ती नहीं निकाली, 3 साल आपने भर्ती नहीं निकाली, मतलब मेरी एज 3 साल में, अगर मेरा लास्ट ईयर था तो मैं 3 साल और एज हो गया, तो मेरे भविष्य का क्या? मेरे परिवार ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, कोचिंग दी, उसका क्या? वो तो अवसर चला गया उसका। तो हमने ये मांग की थी कि साहब आप 3 वर्ष की छूट दो सभी भर्तियों में, सभी वर्गों को अलग से एक्स्ट्रा। तो सरकार ने मांग मानी, लेकिन वहां भी एक पॉइंट डाल दिया कि 3 वर्ष की छूट 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। जो चालू वर्ष है इसमें 1 वर्ष जब पूर्ण हो जाएगा अपने आप 3 वर्ष की छूट खत्म हो जाएगी। 1 वर्ष, 3 वर्ष को आपने 1 वर्ष में कैसे कंसिडर किया? देखिए, ये तो सरकार में बैठे अधिकारी लोग इस चीज को बता सकते हैं कि छूट तो 3 साल की दे दी, लेकिन उसको लागू कब तक कराए? 1 साल, 1 साल तक के लागू कराए। तो हमने उसमें मांग की कि अगर आपने 3 साल की छूट दी है तो 3 साल तक वो रहे, या तब तक रहे जब तक आप पर्याप्त मात्रा में भर्तियां नहीं निकाल दो। ये केंद्र और राज्य से दोनों की हमारी मांग है, क्योंकि देखो, युवा जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, जमीन स्तर पर हम काम करते हैं, तो उनके मन में बहुत पीड़ा है। वो अपना जोश या जो अपना जो रोष है वो किसी को बता नहीं पाते। मैं अभी आपका उदाहरण देता हूँ, उज्जैन में हमारा एक कार्यक्रम था स्वाभिमान यात्रा का, वहीं पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने हमारा पैम्पलेट देखा तो उन्होंने पढ़ा तो बोले, यार मेरा बेटा
4 साल से पीएससी देके बैठा है, जी, एमपीपीएससी, एमपीपी। तो उसका कोई संवैधानिक रूप से उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है। तो वो खुद सुसाइड करने की परिस्थिति में है। एक पुलिस अधिकारी का बेटा, पुलिस अधिकारी का ये कहना था कि यार मेरा बेटा इस परिस्थिति में है। तो आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, बिल्कुल सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो। तो उस दिन हमें भी अपने आप पे गर्व महसूस हुआ और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार जो लोग भले दूर से हम पर लाठियाँ चलाए, हमको डराए धमकाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी फायदा हो रहा है। हमने उनकी भी मांग रखी है, क्योंकि उनका भी पुलिस वालों का कोई संगठन नहीं होता है, उनका ग्रेड पे बहुत कम है। हमने उनका मांग करी है साहब, उनका भी 2400 ग्रेड पे होना चाहिए। कुल मिलाकर करणी सेना परिवार ने एक परिवार की तरह पूरे मध्य प्रदेश को माना है, सारे विभागों को अपना परिवार माना है और सारे विभागों की मांग उठाने का जिम्मा हम लोगों ने उठाया है। न केवल मांग उठाने का जिम्मा, 8 जनवरी के बाद भी निरंतर हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जो हमारी मांगे हैं स्टेप बाय स्टेप उनको पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सरकार से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि जो हमारा आंदोलन है वो समाज हित का है। आप ये मत देखिए कि आंदोलन कर कौन रहा है। जी, आपको जीवन सिंह जी से पीड़ा हो सकती है, शैलेंद्र सिंह से पीड़ा हो सकती है, राजपूत समाज से पीड़ा हो सकती है, करणी सेना से पीड़ा हो सकती है, लेकिन वो जिसके लिए लड़ रहे हैं आप उन लोगों को देखो, उन गरीबों को देखो जो बेचारे आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उनकी तरफ देखकर इन मांगों को पूरा करो, हमारी तरफ मत देखो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना पहले चाहिए था ना आज चाहिए। आप सिर्फ इन लोगों की तरफ देखो, लोगों के बहकाव में आकर, आपके अधिकारियों की गलत सूचनाओं के आधार पर, आपके हमारे जो समाज के नेता हैं या आपके जो मंत्रिमंडल में शामिल या जो भी लोग हैं, उन लोगों के कहने पर आकर या उनकी सुनी सुनाई बातों पर कि राजपूत समाज पर हमारा अंकुश है, राजपूत समाज हमारे साथ काम करता है, तो इस मानसिकता को अपने मन से निकाल दीजिए। राजपूत समाज अब किसी के कहने पर काम नहीं करता और किसी भी नेता के पीछे नहीं है। करणी सेना परिवार राजपूत समाज का अपना एक परिवार है जो सर्व समाज को साथ लेकर काम कर रहा है, जो किसी नेता के पीछे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीवन सिंह जी शेरपुर के साथ है, क्योंकि वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। तो सरकार का मैसेज है। अगर आप जैसा कि आपने कहा कि किसी नेता के पीछे नहीं है, तो जो आपके समाज के भी नेता होंगे, सभी जगह होंगे, तो कभी दबाव बनाने की कोशिश की है? देखो, वो दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते। देखो होता क्या है कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से देखो, राजनीतिक दबाव तो बनते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वो इसलिए खुल के नहीं बोल पाते हैं कि उनको हर 5 साल में जरूरत पड़ती है। जी जी। लेकिन होता क्या है कि जो नेता रहते हैं वो लोग आंदोलनों को कमजोर पेश करते हैं प्रदेश के मुखिया के सामने, या यूं बताने की कोशिश करते हैं कि सब हम राजपूत समाज के ठेकेदार हैं। जी जी जी। लेकिन हम लोग सरकार से बोलना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से बता दूं कि राजपूत समाज या सर्व समाज का कोई ठेकेदार नहीं है। करणी सेना परिवार एक स्वतंत्र परिवार है जो अपने हक और अधिकारों की बात करेगा और न्याय के लिए लड़ेगा। जहां भी अन्याय होगा, हम जिससे भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। सत्ता में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम न्याय और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ेंगे। तो आप अपने ही समाज के नेताओं को साइडलाइन करेंगे, नहीं सुनेंगे? आपने कहा कि हम तो अधिकार की बात करेंगे, तो जब हमारे समाज के नेता अपने भाइयों के लिए खड़े नहीं हो सकते, गरीबों के लिए लड़ नहीं सकते, विधानसभा में हमारे प्रश्न नहीं उठा सकते, तो हम उनको अपने समाज में कैसे गिने? सिर्फ आप राजनीतिक बड़े पदों पर है, आप मंत्री है, विधायक है, सांसद है, तो सिर्फ पद होने के लिए हम आपको सामाजिक रूप से आपको नेतृत्व नहीं सौंप सकते। हम समाज का नेतृत्व जब आपको सौंपेंगे जब आप समाज की आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाने की क्षमता रखोगे, ताकत रखोगे, हिम्मत रखोगे। और मेरे ख्याल से आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जिस समाज से आप आते हो, कम से कम उसकी आवाज ईमानदारी से आप सदन में रख सको। अभी तक किसी ने उठाई आपकी आवाज? अभी तक तो ऐसा कोई हम लोगों को नहीं मिला। हाँ, कुछ लोग हैं, समाज के मंत्री भी है, विधायक भी, कुछ अच्छे लोग भी है जो डर के मारे फ्रंट पे तो नहीं आ सकते, लेकिन बैकफुट पर जरूर हमारी मांगों से समर्थन व्यक्त करते हैं। और लेकिन हम चाहेंगे कि बैकफुट का जमाना गया, आप फ्रंट फुट पे आओ, अच्छे से साथ खड़े रहो, हमारी मांगों को सरकार के सामने रखो और जिंदा दिली के साथ उनको पूरी करवाओ, ताकि हमें भी लगे कि साहब हमारे समाज के जो नेतृत्व करता है वो निश्चित ही सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने उम्मीदों पर, अपनी आशाओं पर और 8 जनवरी के इस भव्य आंदोलन में आप सफल हों। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने व्यूवर्स को क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि करणी सेना परिवार किसी एक जाति का नेतृत्व नहीं करता, वो सर्व समाज को साथ लेकर इस आंदोलन को कर रहा है।
हम लोगों ने पहले भी कहा है कि किसानों की कोई जाति नहीं होती, छात्रों की कोई जाति नहीं होती। जब किसान और छात्र जो हर परिवार में लगभग मौजूद है, हम उन लोगों की आवाज़ के लिए भोपाल का जन आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप किसी के बहकाव में न आए। बहुत सारी अफवाहें भी चलती है, लोग भड़काते भी हैं कि सब ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों को भी हम लोग इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि अगर आप 8 जनवरी 2023 को खड़े नहीं हो पाए, इस दिन आवाज़ नहीं उठा पाए, तो भविष्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई संगठन खड़ा होगा जो आपकी आवाज़ उठा पाएगा। इसलिए 8 जनवरी 2023 भोपाल के जंबूरी मैदान में आप ज़रूर पहुँचे। जब आने वाली पीढ़ी आज से 20 साल 30 साल के बाद कोई बच्चा बड़ा होकर अपने पिता से एक सवाल पूछे कि सब 8 जनवरी 2023 के दिन ये परिवर्तन हुए थे, उस दिन आप कहाँ थे, तब आप ये गर्व के साथ कह सके कि बेटा मैं भी उसी दिन भोपाल की धरती पर था, मैं भी इस आंदोलन की एक नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहा था। तो हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि ये आयोजन आपका है, इसका नेतृत्व आपको करना है, इसका संचालन आप लोगों को करना है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप भोपाल के जंबूरी मैदान जरूर पहुंचे, क्योंकि जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है वह सर्व समाज के हित का है, उसमें हम लोग कामयाब हो और माँ करणी, बाबा महाकाल हमें ये शक्ति प्रदान करे कि ये लड़ाई हम निरंतर लड़ सके, जो कि आप लोगों की बिना लड़ना असंभव है। इसलिए आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में भोपाल जरूर पधारें। जय माता दी। आपकी 21 सूत्री मांगों में आपको लगता है आपने लगभग वो सारे मुद्दे कवर कर लिए हैं जो होने चाहिए थे, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुद्दा छूट गया या ये पॉइंट छूट गया, हमने लिखना छूट गया या रह गया है बताना, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए लगभग सारी चीजें हैं। देखिए 21 सूत्री मांगों के बाद एक सेना की 22वीं मांग हमने उसमें बढ़ाई थी। देखिए मांगे बहुत सारी, हमारे जनता इतनी पीड़ित है और खासकर मध्य प्रदेश की, कि हर विभाग की एक समस्या है, हर व्यक्ति का अपना एक मुद्दा है। फिर भी हमने अपने स्तर पर प्रयास करा है कि हम किसी भी व्यक्ति और समुदाय को निराश ना करें। हमने 21 सूत्री 22 सूत्री मांगे जो बनाई है, मांगे 2 लाइन में आपको पैम्पलेट में दिख सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त हमने एक पूरी फाइल तैयार की है जिसमें हर एक मांग का डिटेल है कि साहब हम आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं तो उसमें क्या चाहते हैं, हमें एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन मांग रहे हैं तो उसमें क्या चाहते हैं, EWS में क्या चाहते हैं, किसानों के लिए क्या चाहते हैं, छात्रों के लिए क्या चाहते हैं, महंगाई में क्या चाहते हैं, शिक्षा में क्या सुधार चाहते हैं। ऐसा हर एक मांग का एक डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने बनाया है, एक फाइल बनाई है, ताकि वो जिस व्यक्ति के भी हाथ में जाए तो उसे इस चीज़ का एहसास हो जाए कि एक जिम्मेदारी की फाइल है और वाकई में जनता की ये जायज़ मांगे हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ेगा। ये पेम्पलेट कब तक लोगों के सामने आ जाएगा? और दूसरा मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप हमें भी एक पेम्पलेट अगर प्रोवाइड करा पाएं जल्दी से। जी, 21 सूत्री मांगों का 22 सूत्री जो पेम्पलेट वो तो लोगों तक पहुंच चुका है, हर जगह हम उसको निमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइल हम लोग बना रहे हैं। जी मैं उसी फाइल की बात कर रहा वो हूं। फाइल अभी हम लोग उसमें जो वकीलों से, जो बुद्धिजीवी लोग, प्रशासनिक अधिकारी है, उन लोगों से हम राय मशवरा करके उसमें कुछ चीज़ें हैं उसको फाइनलाइज हम लोग कर रहे हैं, ताकि कुछ भी ऐसा लीगल एंगल नहीं छूटे जिसमें सरकार बचने का प्रयास कर ले कि साहब इसमें ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये कानूनी समस्याएं हैं। जी तो हम उसके सारे पक्षों पर विचार कर रहे हैं कि आप इसको कैसे करेंगे और आपको क्या करना चाहिए, वो भी उसमें फाइल में मौजूद होगा। सरकार के पास कोई अलग से ऑप्शन नहीं होगा कि इसको टाले कैसे, इसलिए हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है और शीघ्र ही वो जो हम लोग फाइलिस कर रहे हैं मीडिया को भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे और लोगों तक भी पहुंच जाएगी। तो कब तक वो फैक्ट फाइल हमारे, चूंकि 8 जनवरी हमारा कार्यक्रम है तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे उसके बीच में मेरी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, तो शायद 31 के आसपास हम लोग उसको फाइनलाइज कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद झाला साहब आपका, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जानकारी लोगों तक पहुँचेगी और 8 जनवरी भोपाल में जो जन आंदोलन है वो हम सफलता की उम्मीद करते हैं और कोशिश प्रयास करेंगे कि सरकार आपकी बात माने। हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सिंह झाला, आज उनसे एक बेहतरीन मुलाकात हुई। बहुत जल्द एक और शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे और 8 जनवरी के मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दे बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।